जय हिंद मित्रों। आज हम आपके लिए डाइजेस्टिव पार्ट 2 लेकर आए हैं। अभी इसके पहले हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 1 बताया था। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट 2 लेकर आए हैं और बहुत ही डीपली आप इसको समझिएगा और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चन इससे आपके कंपटीशन में भी आते हैं और एकेडमिक के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। डाइजेस्टिव सिस्टम काफ़ी पूछा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से जो हमारा भोजन है वो अंदर आता है और कैसे उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, आज हम उसी प्रक्रिया को डीपली बता रहे हैं। जैसे ये हमारा माउथ मान लेते हैं, यहाँ से भोजन अंदर आता है। तो भोजन जब अंदर आता है तो माउथ में ही क्या होता है कि पार्सल यानी आंशिक रूप से उसका स्टार्च का पाचन हो जाता है। उसके बाद भोजन हमारा अंदर आता है। जब भोजन अंदर आता है तो यहाँ पर क्या होता है, स्टमक है, ये स्टमक में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से पानी भी पीते हैं, भोजन वगैरह जो भी आता है सारा कुछ यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने के बाद क्या होता है, वो एक लुगदी जैसी संरचना बन जाती है, जिसको हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं? काइम। और जब हम भोजन मुख में खाते हैं तो उस मुख में जो भोजन होता है उस भोजन को क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ठीक, और ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? फूड पाइप या आइसोफेगस कहलाता है। जब भोजन यहाँ पर आ जाता है, आने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यहाँ पर मिल जाता है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ, जो भोजन हमारा यहाँ पे स्टमक में है वो कैसा है? अम्लीय हो जाता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा उल्टी आती है, तो उल्टी जब आती है तो हमारा काइम निकलता है, यानी हमारा जो स्टमक में भोजन होता है वो बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जब यहाँ पे भोजन एसिडिक हो जाता है हमारा स्टमक में, तो वो फिर छोटी आंत के लिए भेजा जाता है। लेकिन छोटी आंत की एक शर्त ये होती है कि छोटी आंत में कभी भी अम्लीय भोज्य पदार्थ का पाचन नहीं होता है। छोटी आंत कहती है कि हमको क्षारीय भोज्य पदार्थ चाहिए। अब एक यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यहाँ पर तो अम्लीय है, फिर यहाँ पर आंत में हम क्षारीय भोज्य पदार्थ कैसे दें? इसके लिए हमारा क्या होता है? लीवर होता है। लीवर जो है क्या करता है? पित्त यानी गॉल का निर्माण करता है, और वो पित्त जो है वो पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में जाकर क्या करता है? इकट्ठा कर देता है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा कि स्टोन गाल ब्लैडर यानी पित्ताशय में हो जाती है, तो कभी कभी इसको स्टोन होने पर काट के निकाल भी दिया जाता है। इससे हमारी बॉडी को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर क्या होता है, लीवर के द्वारा जो पित्त बनाया गया वो गाल ब्लैडर में यहाँ पे इकट्ठा पित्ताशय में इकट्ठा हो जाता है, और वो यहाँ पर क्या होता है? छोटी आंत में भेजा जाता है, जिससे कि जो इंटेस्टाइन में जो भोजन आता है यहाँ स्टमक से, वो अम्लीय माध्यम से क्या हो जाता है? क्षारीय माध्यम। तो लीवर से जो पित्त बनता है वो पित्त क्या करता है? उस अम्लीय माध्यम को क्या कर देता है? क्षारीय कर देता है। अम्लीय क्षारीय का मतलब समझते होंगे, पीएच वैल्यू से होता है। पीएच वैल्यू का मतलब क्या है? अगर 7 से ऊपर है तो एसिडिक होता है, 7 से कम है तो बेसिक होता है। तो इसका मतलब स्टमक में जो भोजन होता है वो उसका पीएच वैल्यू क्या होती है? 7 से अधिक होती है, और जब इंटेस्टाइन में आता है तो 7 से कम हो जाती है। ठीक है, अब जब भोजन यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दूसरा हमने बनाया हुआ है, पूर्ण पाचन हो जाता है। लेकिन पूर्ण पाचन कैसे होता है? केवल पित्ताशय से होता है, यानी पित्ताशय के द्वारा निकले पित्त से नहीं। यहाँ पर आप एक छोटी संरचना और देख रहे हैं, यहाँ पे एक अग्नाशय होता है, जिसको हम इंग्लिश में पैंक्रियास कहते हैं। ठीक है, पैंक्रियास से पूर्ण पाचक एंजाइम भी निकलते हैं, और ये पूर्ण पाचक एंजाइम और इससे निकला हुआ पित्त दोनों जब आते हैं तब यहाँ पर इंटेस्टाइन में क्या होता है? पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन हो जाने के बाद आप यहाँ पे देखिए उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिनको हम विलाई कहते हैं, और ये हमारा आंत का कौन सा भाग है? निचला भाग होता है, सबसे लास्ट वाला भाग होता है, जिसको हम इलियम कहते हैं। इसमें क्या होता है? विलाई यानी रसांकुर हिंदी में कहते होते हैं। तो जो हमारा भोजन यहाँ पे डाइजेस्ट होता है, कम्प्लीटली डाइजेस्ट जो हो जाता है, उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं उसको ये अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद क्या होता है? अब हम इस फिगर में आते हैं। यहाँ पर देखिए छोटी आंत जो है बड़ी आंत से ज्वाइंट है। अब यहाँ पे जब भोजन पच जाता है, पचने के बाद पोषक तत्व अवशोषित भी हो जाते हैं, जो न्यूट्रिशंस हमारे वो अवशोषित यानी अब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ भोज्य पदार्थ है वो बड़ी आंत की ओर भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे ये देखिए बड़ी आंत का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इस तरह से ये बना हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये बड़ी आंत है। बड़ी आंत के नीचे आप देख रहे हैं ये उंगली जैसी संरचना बनी हुई, इसको हम अपेंडिक्स कहते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा अपेंडिक्स प्रॉब्लम भी करती है तो ऑपरेशन करके इसको निकलवाया भी जाता है। इसकी भी हमारी बॉडी में ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है, ये हमारी बॉडी में अवशेषी अंग के रूप में है। पहले कभी जब हम लोग फल फूल पत्तियाँ खाते थे तो सेलुलोज के डाइजेशन में इसका वर्क होता था, अब इसका कोई वर्क नहीं है। तो ये हमारे लिए क्या है? अवशेषी अंग है। अब बात करते हैं जब ये भोज्य पदार्थ आता है बड़ी आंत में, तो बड़ी आंत का वर्क होता है जल का अवशोषण करना। भोज्य पदार्थ में जितना भी जल होता है वो जल क्या होता है?
बड़ी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और फिर जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है वो रेक्टम में इकट्ठा हो जाता है, जो स्टूल कहलाता है। स्टूल मतलब लेट्रिन कहलाता है, और वो बाहर समय समय पर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से पूरा पाचन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा लेट्रिन जो होती है, जो स्टूल होता है हमारा, उसका कलर क्या होता है, पीला होता है। तो पीला किसके कारण होता है, बाइलोरुबिन के कारण होता है। अगर हम यही बात करें कि आपने कभी कभी देखा टॉयलेट यानी यूरिन का, पेशाब का भी कलर क्या होता है, कभी कभी पीला हो जाता है। तो उसका कलर जो पीला होता है वो कैसे होता है, यूरोक्रोम के कारण होता है। यानी पेशाब का जो कलर पीला होता है, येलो होता है, वो कैसे होता है, यूरोक्रोम के कारण। और जो लेट्रिन का कलर पीला होता है वो कैसे होता है, बाइलोरुबिन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से पाचन होता है। बात करते हैं छोटी आंत का मेन वर्क क्या है, फूड पाचन, अवशोषण। ठीक है, तो ये सारे जो है वर्क छोटी आंत के होते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन का पाचन। देखिए प्रोटीन का पाचन सबसे हार्ड होता है बॉडी के लिए, और कुछ पाचन प्रोटीन का आमाशय में ही हो जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर सा बनाए हुए, आप देखिए यहाँ पर आमाशय स्टमक में क्या होता है, पेप्सिन होता है, यानी प्रोटीन होता है। प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, पेप्टोन में। फिर जो पेप्टोन जो है जो कन्वर्ट हो जाता है, वो अग्नाशय का जो ट्रिप्सिन होता है उसको क्या होता है, पेप्टाइड कन्वर्ट कर देता है। यानी फिर से समझ लेते हैं, जो अग्नाशय में पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है, जो अग्नाशय में ट्रिप्सिन होता है वो पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। फिर छोटी आंत का जो इरेप्सिन होता है वो पेप्टाइड को अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक तरह से फिर से देख लेते हैं कि हमारे जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं। मतलब अभी हमने आपको ऊपर भी बताया था कि भोजन जैसे मुंह में होता है तो उसको बोलस कहते हैं, स्टमक में होता है तो कायम कहते हैं, और रेक्टम में होता है तो काइल कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं पाचन के चरण कौन कौन से हैं। इनडाइजेशन, यानी जब हम भोज्य पदार्थ किस तरह से अंदर लेते हैं, चबाते हैं, फिर स्टमक में भेजते हैं। फिर डाइजेशन कहाँ होता है, छोटी आंत में। अगर आपसे पूछा जाए कि डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होता है तो आप क्या बताएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, ये भी छोटी आंत में होता है। अभी हमने आपको बताया कि रसांकुर यानी विलाई होते, छोटे छोटे उंगली जैसी संरचनाएं होती हैं, तो उनका अवशोषण कौन करता है, एब्जॉर्प्शन कौन करता है, विलाई करते हैं। फिर एसिमिलेशन यानी ऊर्जा एनर्जी भी हमको कहाँ मिलती है, जब भोजन का कंप्लीट पाचन हो जाता है। फिर डिफेक्शन मतलब जो भोज्य पदार्थ हमारे कंप्लीट हो जाने पर क्या होता है, जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ बच जाता है, बचने के बाद जो उसको हम शरीर से बाहर निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, डिफेक्शन कहते हैं। तो इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर चलता रहता है और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता रहता है। तो मेरे विचार से आप लोगों को ये डाइजेस्टिव सिस्टम समझ में आया होगा। अभी हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में बात करेंगे कि ये जो हमारा लीवर है और हमारा ये जो लीवर है, हमारा ये जो पैंक्रियाज है यानी अग्नाशय, सॉरी, तो अग्नाशय और ये लीवर किस तरह से वर्क करते हैं इस डाइजेशन में, और कौन कौन से डाइजेशन करते हैं कंप्लीट, या कौन से प्रोटीन या क्या करते हैं, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे अगले 3rd पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।